हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम दो चीज़ें देखेंगे। एक देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी और एक देखेंगे क्लोनिंग। तो आज हम देखने वाले हैं जैव प्रौद्योगिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसके साथ साथ में क्लोनिंग। फ्रेंड्स, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये डेफिनेटली आप ये मानिए कि आप उन लोगों में से शामिल हैं जो कि ज्ञान चाहते हैं और ज्ञान को परखते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो भी सीरीज़ हम बना रहे हैं, ये सीरीज ऐसी है कि इसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है आप उन लोगों में से हैं जो इस चीज़ को जानते हैं कि सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है और चीज़ों को कैसे पढ़ना है। तो डेफिनेटली आप एक एक कदम सफलता की ओर बढ़ा रहे हैं और पक्का आप सफलता की ओर बढ़ेंगे और सफलता पाएंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है हमारे पास वो है जैव प्रौद्योगिकी और क्लोनिंग। इसको देखते हैं। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसको हम साधारण सा देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर हमारी जो जीन्स हैं, अगर हम उनमें कोई इंजीनियरिंग कर सकें, उनमें कुछ बदलाव कर सकें, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकें, चेंजिंग कर सकें, उनकी गुणवत्ता को बढ़ा सकें, तो ये सारा कुछ हम जैव प्रौद्योगिकी में देखते हैं। तो ये जो हमारा जैव प्रौद्योगिकी है, तो जैव प्रौद्योगिकी में वो तकनीकें शामिल होंगी फ्रेंड्स, जिसमें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीवों, कवकों, पौधों व जंतुओं या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी जैव प्रौद्योगिकी या जीवों का निर्माण करना। ये होगा सारा कुछ जैव प्रौद्योगिकी के। ठीक है, तो हमारी जो जैव प्रौद्योगिकी है, ये इस तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स काम करने वाली है। तो जैव प्रौद्योगिकी का हम आखिर यूज़ क्यों कर रहे हैं? हम जानते हैं कि साधारण पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, जीव है ना, बहुत सारे पक्षी हैं, पेड़ हैं और दूध देने वाले जानवर हैं। लेकिन हम इनमें कुछ ऐसा बदलाव करना चाह रहे हैं और उस बदलाव के माध्यम से उनमें हम नई चीज़ें जनरेट करना चाह रहे हैं, मतलब उनकी क्वालिटी बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी सुविधा के लिए। तब हम वहाँ पे ये जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए गाय हैं, दूध कम देती हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा दूध दें और उनमें कुछ गुणवत्ता अच्छी हो, तो हम जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ फसलें हैं, बहुत सारी ऐसे फसलें हैं जो कीड़ों से प्रभावित हो जाती हैं। हम चाहते हैं कि वो कीड़ों से ना प्रभावित हों, हम उनके जीन्स बदल देंगे, उनको जैव इंजीनियरिंग कर देंगे उनमें। तो क्या होगा कि वो उन कीड़ों से बचने के लिए अपने आप में काबिलियत पैदा कर लेंगे। हालांकि ये मनुष्य में अभी किया जाना संभव नहीं हुआ है और इसकी परमिशन भी नहीं है, लेकिन अगर हम भविष्य में पहुँचे तो हम ये भी देखेंगे कि हम एक ही व्यक्ति के अंदर कई सारे मल्टीपल ऐसी क्वालिटीज़ डाल सकेंगे जो कि मतलब सुपर होगा, ह्यूमन सुपर होगा। तो इस तरह, अच्छा देखिए, तो ये तो सारी चीज़ें हम करेंगे। अब ये करते कैसे हैं? इसके लिए हमें ज़रूरी होता है एक आणविक कैंची की। आणविक कैंची कैसे? जब हम किसी डीएनए में कोई कट लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है। ठीक है, तो डबल हेलिकल जो डीएनए है, मान लीजिए उसकी जो ये संरचना है, इस संरचना में अगर हम कहीं से कट लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे? तो इंस्ट्रूमेंट्स के लिए फ्रेंड्स एक आणविक कैंची का प्रयोग किया जाता है। एक जैविक कैंची ऐसी होती है जिसके माध्यम से हम इसमें कट लगा सकते हैं। मान लीजिए जैसे कोई डिजीज़ है, कोई एक बीमारी रही है पुराने समय से किसी व्यक्ति को और वो ट्रांसफ़र हो रही है बच्चों पे। हम ये चाह रहे हैं कि जब भी मान लीजिए कि बच्चा पैदा हो अगला, तो वो बीमारी उसको ट्रांसफ़र ना हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अगर वो जेनेटिक बीमारी है, इसके पहले देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो पढ़ाया था रोगों से संबंधित। उसमें मैंने बताया था कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जेनेटिक्स होते हैं, जेनेटिक के होते हैं। तो वो जो रोग है मान लीजिए, तो कोई वो, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना जीन है उसका कोई भाग ऐसा है जो उसको क्या कर रहा है कि परेशान कर रहा है, मतलब उसमें वो डिजीज़ पैदा कर रहा है। तो उस डिजीज़ को अगर हमें हटाना है तो इसको क्या करेंगे, इस डीएनए को हम हटा के और दूसरा डीएनए उस जगह पर प्रेषित कर देंगे। मतलब अगर हमें वो इंजीनियरिंग करनी है तो क्या करेंगे? देखिए, नंबर एक चीज़ क्या करेंगे हम कि वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, उस डीएनए की पहचान करेंगे कि जो उसमें से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है,
और उसी के समरूप एक दूसरा डीएनए का या जीन का वो टुकड़ा जो हमें चाहिए उससे रिप्लेस करने के लिए, उसको क्या करेंगे, हम दोनों को पहचानेंगे। पहचाने के बाद चिन्हित कर जो हमारा डीएनए है कि जिसमें से हमें उसको रिप्लेस करना है, उसको क्या करेंगे, स्थानांतरण कर देंगे। स्थानांतरण के साथ साथ में एक चीज और हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि वो जो डीएनए हमने स्थानांतरित किया है तो वो सिर्फ उसी पीढ़ी में काम करे, ऐसा नहीं, बल्कि वो अगली पीढ़ी में भी उसका द्विगुणन हो। मतलब ऐसे हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे परिवार में मेरे पिताजी को या मेरी माताजी को कोई डिजीज थी। अब जब मान लीजिए मेरा जन्म होना है तो वहां पर क्या होना चाहिए कि वो, यदि मान लीजिए कि कोई ऐसा जीन था जिसको हटाना है तो इसको हटा दिया गया, लेकिन अब हमें इस चीज का भी ख्याल करना पड़ेगा कि जो मेरे बच्चे हों तो उनमें भी ये जीन द्विगुणन कर जाए और वो आगे इस तरह से वो बच्चे जो मेरे बच्चे भी हों वो भी इस बीमारी से मुक्त रहे। तो इस प्रकार से ये स्थानांतरण को हमें सुरक्षित करना होता है। तो इस तरह से हम डीएनए का मतलब वो करते हैं। अब देखिए जैसे इसके लाभ, अभी मैंने शुरुआती ही कुछ बात की कि इसके लाभ क्या हो सकते हैं। तो इसका लाभ जो है, देखिए फसलों के उत्पादन में आनुवांशिक इंजीनियरिंग अगर उपयोग की जाती है तो कीटों से प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो सकती है। कोई कीट अगर किसी फसल को खा रहा है तो अगर उसके हम जीन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दें, तब ऐसी प्रक्रिया होगी कि हमें ऐसे फल या ऐसी पौधे, ऐसी बीज प्राप्त होने लगेंगे जो उन कीड़ों से बचे होंगे। आप अगर फ्रेंड्स गौर किए हों तो जो बैगन है, बैगन में अब बहुत ही कम कीड़े नजर आते हैं, लेकिन शुरुआती अगर आपको याद हो तो बैगन में बहुत ज़्यादा कीड़े लगते थे, लेकिन अब उनमें कीड़े कम लगते हैं। क्यों? क्योंकि बैगन का जीन्स क्या किया गया है, मॉडिफाइड कर दिया गया, इसलिए बैगन में अब कीड़े नहीं लगते हैं उतना ज़्यादा। इसके साथ साथ में अगर जलवायु कठोर है तो वहाँ पर भी अगर हमें पौधों को जीवित रखना है, फसलों को पैदा करना है वहाँ, तब भी हम जीन को मॉडिफाइड करके ऐसा कर सकते हैं। पौधों में उनकी फसलों में जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें से करते हैं। इसके साथ साथ में अगर मनुष्य में देखिए है तो मनुष्य में जैसे मैंने बताया कि कोई असाध्य रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसको ट्रांसफ़र नहीं होने देना है, तब उस केस में भी हम इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके हम बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन फ्रेंड्स कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हीमोफीलिया है, ये ऐसी बीमारी थी जो जेनेटिक थी। तो इस जेनेटिक बीमारी को अगर हमें ख़त्म करना है तो हम इसके माध्यम से उसको कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। हम अगर जीन बदल दिए जाएं हमारे, तो कोई ऐसी क्वालिटीज़ हम में पैदा हो सकती हैं। अभी जैसे मैंने बात की थी कि हम ऐसे ऐसे व्यक्ति पैदा कर सकते हैं जो मल्टीपल टाइप्स के क्वालिटीज़ रख सकते हैं। तो ये सारी हम चीज़ें इसमें से कर सकते हैं। अब देखिए जो हम फसलें उत्पादित करते हैं इसके माध्यम से, जेनेटिक फसलें जो हम पैदा करते हैं, जीएम फसलें जिन्हें हम कहते हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड जीएम फसलें, जेनेटिकल मॉडिफाइड जो फसलें हैं वो हम पैदा करते हैं। तो ये क्या है, साधारण सा वही चीज़ हम करेंगे। क्या करेंगे कि आनुवांशिक रूप से कोई भी जो पौधा है उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे और नए पौधों को हम पैदा करेंगे, जो पहले शुरुआती इनको प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, फिर इसके बाद में इनको ग्राउंड पे ज़मीन पर फिर इनको उत्पादित किया जाता है। इसके देखिए लाभ क्या होंगे, जो जीएम फसलें हैं इनके लाभ क्या होंगे कि कोई फसल है जो ठंड है या सूखा है या लवण है या ताप है, इनके प्रति वो प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर सकती है, उन जगहों पर वो अपना सर्वाइव कर सकती है। इसके साथ साथ में कीटाणुनाशी हो सकती है ना, उसमें कीट नहीं लगेंगे। इसके बाद ये भी हो सकता है कि जैसे कि बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं कि कटाई के समय आते आते उसमें बहुत सारे दाने बाहर हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उसके पश्चात नुकसान ना हो उसको हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ और कर सकते हैं हम कि पौधों की क्षमता बढ़ा, खनिज क्षमता बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी देखिए क्या किया गया है, जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ है तो खाद्य पदार्थ की हम क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। अमेरिका में एक प्रयोग ये किया गया कि उन्होंने ये देखा कि कोई हमारा एक क्षेत्र है जहाँ पर एक विशेष प्रकार की डिजीज़ होती है और उस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो भी तत्व चाहिए
उस एरिया में जो उन्होंने बीज बांटे वो कैसे बांटे कि वो तत्व से भरपूर के बीज बांटे। तो जब लोगों ने उस तरह के बीज उगाए और वहाँ जब उनका पोषण हुआ, तब उससे क्या हो गया कि वो जो डिजीज थी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। जैसे एक चीज और किया गया है, एक धान पैदा किया गया है। तो वो जो धान पैदा किया गया है वो क्या है, विटामिन ए जो है वो उसका बहुत अच्छा स्रोत है। तो वो पीला पीला धान होता है। तो वो धान क्या है कि अब विटामिन ए की कमी, जैसे अधिकांशतः हमारे देश में पोषण की समस्या है, तो हम क्या इसी तरह से जैसे धान हो गया या और भी फसलें ऐसी हम उगा सकते हैं, गेहूं में ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं कि क्वालिटीज उसमें से बढ़ा सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो प्रयोग में लाया गया था वो क्या था, तो एक देखिए सेवर टमाटर था। सेवर टमाटर सबसे पहले अभियांत्रिकी से पैदा किया गया था। ये 1994 में व्यावसायिक रूप पर प्रयोग में लाया गया था। और ये इसलिए लाया गया था कि देखिए आप जानते हैं कि साधारण जो हमारा देसी टमाटर होता है वो जल्दी पकता है और पकने के बाद में वो जल्दी खराब हो जाता है, सड़ जाता है। लेकिन अब ऐसा टमाटर हमें बनाना है कि वो जल्दी खराब ना हो और पेड़ पर भी अगर लगा रहे तो वो लंबे समय तक लगा रहे। तो इस प्रकार से उसमें क्या किया गया कि उसमें से जीन परिवर्तित कर दिया गया। इससे उसकी जो पकने की प्रक्रिया है वो धीमी हो गई। तो पकने की अगर प्रक्रिया धीमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि टमाटर ज़्यादा समय तक पेड़ में लगा रहेगा, जिससे स्वाद ज़्यादा कलेक्ट कर लेगा। दूसरी चीज़, जब उसको तोड़ के मार्केट में ले जाया जाएगा तब वो जल्दी खराब नहीं होगा। क्योंकि देखिए जो एथिलीन थी, एथिलीन क्या करती है, जो भी कृत्रिम रूप से अगर हमें फलों को पकाना है तो एथिलीन का प्रयोग करते हैं हम। तो एथिलीन से यदि कच्चे टमाटर पकाए जाते थे तो उनमें कलर तो समझ में आ जाता था अच्छा, लेकिन स्वाद नहीं आता था। लेकिन जब हमने उसका जेनेटिक परिवर्तन करके ऐसा किया तो हम सफल हो गए उसमें से। एक जीएम में फसलों में से देखिए सरसों पैदा किया गया, और ये गोल्डन राइस में अभी आपको बता रहा था, पीला पीला चावल जो बता रहा था। तो ये देखिए एक तो जीएम हमने सरसों पैदा किया, तो जीएम सरसों भी ज़्यादा उत्पादन के लिए और उसमें से कुछ फैट्स की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए जीएम सरसों का प्रयोग किया गया। इसके साथ साथ में ये जो देखिए बीटी राइस है ना, तो ये जो गोल्डन राइस है ये क्या है कि बीटा कैरोटीन विटामिन ए का जो स्रोत है मुख्यतः, ये निर्माण हो जाए ऑटोमेटिकली इस चावल पे। इसके लिए ये इसमें से जेनेटिकल मॉडिफाइड इसको किया गया। अब इससे क्या है कि साधारण व्यक्ति चावल खाता रहे, और हमारे देखिए राशन में भी जैसे चावल बांट दिए जाते हैं, तो व्यक्ति चावल खाता रहे, उसको विटामिन ए की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से हम बहुत सारे रोगों को भी दूर कर सकते हैं ऐसे ही साधारण रूप से। तो ये थी जेनेटिकल मॉडिफाइड कुछ फसलें और कुछ चीज़ों को हमने इसमें देखा। अगला यहाँ पे टॉपिक है फ्रेंड्स जो हमारा था वो क्या था, क्लोनिंग। देखिए क्लोनिंग क्या है आप ऐसे समझें कि किसी चीज़ की सेम प्रति तैयार कर देना क्लोनिंग कहलाता है ना। क्लोनिंग का मतलब ये है कि कोई एक चीज़ है उसकी सीधे सीधे हम प्रति तैयार कर दें, एक सीधे फोटो कॉपी तैयार कर दें, और वो फोटो कॉपी ऐसी हो कि उसमें से वही सारी चीज़ें मैटर, जैसे आप मान लीजिए फोटो कॉपी कराते हैं तो क्या करते हैं कि एक कोई मैटर है, सीधे आपने फोटो कॉपी कराई अच्छी क्वालिटी की, और उसमें सेम वही चीज़ उसमें से आपको प्राप्त हो गई। तो यदि हम जीवों में ऐसा करना चाहें कि उनकी क्वालिटी सहित हम नया जीव उत्पन्न कर लें उसी तरह का, तो इसे हम कहेंगे क्लोनिंग। तो क्लोनिंग में क्या किया जाता है कि क्लोनिंग द्वारा किसी कोशिका, कोई अन्य जीवित हिस्सा, उससे हम क्या करते हैं कि कोशिकाओं को लेके, अब उसमें से देखिए वो मादा की भी हो सकती हैं, पिता की भी हो सकती हैं, किसी की भी हो सकती हैं, और उसको हम क्या करते हैं कि अलैंगिक विधि के द्वारा या अलैंगिक रूप से उसको हम क्या करते हैं कि उसका जाइगोट तैयार करते हैं, उसका भ्रूण तैयार करते हैं, और फिर उसके बाद में उसको अध्यारोपित करते हैं, और अध्यारोपित करने के बाद में उससे जो पैदा होता है नया जीव वो सेम उसी तरह का होता है। मतलब कि इसमें से लैंगिक जनन नहीं होता है, इसमें सीधे सीधे मनुष्य के या मतलब किसी भी जीव के किसी भी पार्ट से सीधे सीधे कोशिका निकाल ली जाती हैं और उनका द्विगुणन करा के सीधे सीधे नया जीव तैयार कर लिया जाता है।
इसलिए सारी की सारी क्वालिटीज़ उसमें से वही होती हैं। देखिए पहला जो जीव था वो एक डॉली थी, डॉली एक भेड़ थी, उसको तैयार किया गया था। इसके पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा इसकी प्रक्रिया समझ लेते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। देखिए जैसे हम ये देखते हैं कि एक कोई ये सुअर था, ठीक है, नर सुअर। इसकी कुछ सेल्स, कुछ कोशिकाएं ली गई। अब कुछ कोशिकाएं लेके इन कोशिकाओं में से उसी कोशिका से फ्यूजन कराया गया, और फ्यूजन कराने के बाद देखिए ये जो इसकी क्या की गई, थोड़ी सी कोशिकाएं ली गई। इसके बाद में यहाँ पर ये विद्युत से इसका इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन कराया गया, और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन कराने के बाद में अब देखिए यहाँ पे दो विधियाँ यूज की जाती थी फ्रेंड्स। एक थी हमारे पास जो विधि थी वो थी आर्टिफिशियल एम्ब्रोयो ट्यूनिंग। तो आर्टिफिशियल एम्ब्रोइंग ट्यूनिंग जो थी वो ये वाली विधि है, ये पुरानी विधि है, इसका अब प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरी विधि हमारे पास थी जो वो थी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। तो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र की जो विधि है वो ये वाली विधि है। इसमें देखिए क्या कराया जाता था कि जैसे वो कोशिका थी उसमें फ्यूजन कराया गया, तो कोशिकाओं का संलयन हो गया। उस संलयन से फिर क्या हुआ, कोशिकाओं में विभाजन होने लगा और वो एक भ्रूण तैयार हो गया। अब देखिए ये एक ही उसका था, इसमें से मादा का अंडाणु सीधे प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ पर भ्रूण तैयार कर लिया गया। और इस भ्रूण को फिर क्या किया जाएगा कि सरोगेट मदर, किसी एक जंतु पे जो मदर है, माता है, उसके गर्भ में उसको क्या किया जाएगा, अध्यारोपित किया जाएगा। तो देखिए ये इस माता से उसके जीन्स नहीं अब मिल रहे हैं, उसको सिर्फ पोषण मिल रहा है, और जीन्स किसके थे, इसी के थे। और फिर यहाँ पर जो ये बच्चा पैदा होगा तो वो क्या होगा, सीधे सीधे इसका क्लोन होगा। तो इस प्रकार से क्लोनिंग से उनको पैदा किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो पैदा की गई थी एक डॉली नाम की भेड़ थी, उसको पैदा किया गया था। तो इसमें से एक थी और उसकी कोशिकाओं को लेके उसको क्लोनिंग कर लिया गया था और उसको फिर वहाँ पर पैदा किया गया था। यहाँ पर देखिए ये जो हम तकनीक ये देख रहे हैं अभी जो मैंने बताया आपको, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। तो ये देखिए सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र की जो तकनीक है ये सर्वप्रथम 1996 में इस तकनीक का प्रयोग डॉक्टर इयान विल्मिन और उनके सहयोगियों ने डॉली पर किया था। तो डॉली ही पहला जो जीव था वो क्लोन से तैयार किया गया था, जो स्तनधारी जीव था। देखिए जैसा कि अभी वही हमने देखा कि कायिक कोशिकाओं से ये पहला स्तनधारी जीव था। और देखिए हमारे यहाँ पर जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा वो कहाँ पे है, हरियाणा में। हरियाणा के किस क्षेत्र में है, वो करनाल पे है। तो करनाल पे हम भी कई सारे प्रयोग किए हैं, और ये मतलब दूध के लिए भी, कि दूध की मात्रा बढ़ाई जा सके, उसमें भी ये इंस्टीट्यूट बहुत ही ज़्यादा उपयोगी अपनी भूमिका निभाता है। तो हमने क्या किया था कि 2009 में हमने भी एक भैंस पे ऐसी क्लोनिंग की थी, और भैंस का क्लोन करके हमने समरूपा नाम का एक वो तैयार किया था। फिर इसके बाद में एक बच्चा गरिमा प्राप्त मतलब हमने तैयार किया था, और उसी से जो गरिमा थी उससे हमने मतलब एक फिर उसका जनन भी, मतलब अगला भी वो पैदा हुआ था। तो उसका मतलब जैसे कि ये गरिमा जो थी ये मादा थी भैंस, तो इससे हमने गरिमा 2 मतलब उसका जन्म हुआ था मादा का। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हमने भी जेनेटिक में सेम का प्रयोग किया है। अच्छा देखिए ऊँट का भी प्रजनन इस प्रकार से कराया गया था। तो ऊँट का सबसे पहले जो प्रजनन कराया गया था इसका नाम था इंजाज, और ये फ्रेंड्स दुबई में कराया गया था। तो 2009 में भी ये कराया गया था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये साधारण मतलब एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे कि पहला कौन सा जीव था जो क्लोनिंग से तैयार किया गया था, या फिर दे देता है डॉली निम्न में से क्या थी, या इस तरह। तो कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें हमने देखी फ्रेंड्स, इसमें से जेनेटिक इंजीनियरिंग की कुछ चीज़ें देखी हमने, और देखा हमने क्लोनिंग। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और देखते रहिए इस चैनल को और लोगों को भी शेयर करिए। थैंक यू।